सभी मित्रों को नमस्कार। नरेश सक्सेना जी पर केंद्रित एकाग्र की इस 8वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, नरेश जी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ लेखक रंगकर्मी राकेश जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राकेश जी का नरेश जी के साथ एक लंबा साहचर्य है, इसलिए जो इस संवाद के लिए टाइटल सोचा गया वह यही सोचा गया, नरेश सक्सेना सांस्कृतिक यात्रा के सहकर्मी। आज साहित्य और रंगमंच से जुड़े कई प्रसंग हमारे सामने आएंगे। केंद्र में लखनऊ होगा और कुछ दूसरे शहर होंगे। नरेश सक्सेना जी के साथ राकेश जी के संबंध किस तरह के रहे हैं और नरेश जी राकेश जी की सक्रियता पर, इनकी रचनात्मकता पर क्या राय रखते हैं, और स्वयं राकेश जी नरेश सक्सेना जी की जो यात्रा है, जो साहित्यिक यात्रा है, जो नाटकीय यात्रा है, नाटक से जुड़ी हुई यात्रा है, उन सब पर क्या दृष्टि रखते हैं, इन सभी पक्षों पर बातचीत होगी। मित्रों, हम जानते हैं कि रंगमंच का साहित्य से और साहित्य का रंगमंच से गहरा जुड़ाव है। रंगमंच अपनी प्रस्तुतियों के लिए साहित्य के पास आता है और साहित्य रंगमंच के साथ मिलकर एक बड़े दर्शक श्रोता वर्ग तक पहुंचता है। ऐसे कई नाटक हम जानते हैं जो मूलतः रंगमंच के लिए लिखे गए, पुस्तकाकार बाद में आए और कई बार तो वर्षों तक वो प्रकाशित नहीं हुए, लेकिन अलग अलग नाट्य मंडलियों की ओर से वे खूब खेले गए। तो मित्रों, आज इन सब विषयों पर और नरेश सक्सेना जी की कविताओं पर भी बातचीत होगी, मगर सर्वप्रथम राकेश जी उन अपने शुरुआती दौर को याद करेंगे जब वे नरेश सक्सेना जी से मिल रहे थे। वे किस तरह के प्रसंग थे, क्या उसकी पृष्ठभूमि थी, आइए स्वयं राकेश जी से ही जानते समझते हैं। पुनः हार्दिक स्वागत राकेश जी। नमस्कार। धन्यवाद नमस्कार। अर्पण जी। और इस लाइव ब्रॉडकास्ट से, फेसबुक लाइव से जुड़े हुए तमाम साथियों का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि अभी अर्पण भाई ने बताया कि आज की चर्चा हम सबके वरिष्ठ मित्र, सांस्कृतिक यात्रा के सहयात्री नरेश सक्सेना जी पर यह बातचीत केंद्रित है। नरेश सक्सेना जी ने वैसे तो 1939 में उनका जन्म हुआ और 1957-58 से कविता के क्षेत्र में ग्वालियर से प्रवेश किया। फिर वो जबलपुर में पहुंचे और जबलपुर में परसाई जी के साथ और ज्ञान रंजन जी के साथ और तमाम लोगों के साथ उनकी यात्रा कविता की, और दूसरी यात्रा आगे बढ़ी। इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने प्रवेश किया था, वो इंजीनियरिंग के छात्र थे। और देखा जाए तो दो छोर हैं नरेश जी के जिंदगी के, उनके काम के। एक तरफ उनके उनकी कविता है, एक तरफ उनके नाटक हैं, एक तरफ उनका संगीत संगीत है। वो उन्होंने नाटक भी लिखे, उन्होंने नाटकों का विधिवत प्रशिक्षण भी लिया और नाटक में अभिनय भी किया और साथ में फिल्म भी बनाई। और वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, वो बहुत अच्छा माउथ ऑर्गन बजाते हैं और गीत संगीत से उनकी गहरी रुचि थी। पहले शुरुआत तो उन्होंने एक तरह से छंदबद्ध कविता से
गीतों से, नवगीतों से की। और बाद में फिर वो अ, मुक्तिबोध और दूसरे लोगों के प्रभाव में आए, और फिर कविता की लय को तो उन्होंने पकड़े रखा, लेकिन जो जिसे हम आज समकालीन कविता कहते हैं उसमें नए मुहावरे गढ़े। और ये काम उन्होंने दूसरे प्रसंगों में भी, नाटकों में भी और फिल्म में भी किया। अ, उनकी एक फिल्म जो बहुत चर्चित हुई, जिसे एक राष्ट्रपति का पुरस्कार भी मिला। और इस तरह से उन्होंने दूसरी विधाओं में भी काम किया। लेकिन कविता उनका एक तरह से हमेशा से एक उसके ऊपर एक केंद्रीय काम उनका रहा। हालांकि वो अपने प्रकाशन को लेकर के बहुत एक तरह से उदासीन रहे बहुत लंबे समय तक। और मुझे याद है कि हम लोगों की शुरुआती दौर में लगभग 75-76 में, जब लखनऊ में मैं आज के जाने माने आलोचक वीरेंद्र यादव, शकील सिद्दीकी, इन लोगों के साथ एक बिल्कुल नौजवान के रूप में, 22-23 साल के नौजवान के रूप में जब प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ा, तो उस समय लखनऊ में अनुवादक और लेखक प्रबोध मजूमदार, लेखक गोपाल उपाध्याय, कवि और लेखक ठाकुर प्रसाद सिंह, और उस वक्त वो त्रयी अमृतलाल नागर और यशपाल और भगवती चरण वर्मा की भी थी। ये त्रयी थी। श्रीलाल शुक्ल थे, कुंवर नारायण थे, उर्दू में रामलाल थे, आबिद सोहेल थे। इस तरह के बहुत सारे सक्रिय रचनाकार थे। उनके बीच में हम कुछ नौजवान लोग थे जिन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ को एक नई गति देने का काम किया। और उसमें एक सक्रिय भूमिका नरेश सक्सेना, उस वक्त ठाकुर प्रसाद सिंह के एक सहकर्मी राजेश शर्मा, जो बड़े अच्छे कवि थे, अब हमारे बीच नहीं है, गोपाल उपाध्याय जो लेखक थे, हमारे बीच नहीं है, उत्कर्ष नाम की एक पत्रिका का वो प्रकाशन करते थे, संपादन करते थे। तो ये सारे लोग थे, और प्रबोध मजूमदार उसकी केंद्रीय धुरी के रूप में रहते थे। लगभग प्रतिदिन शाम को कॉफी हाउस में हम लोग 5 बजे प्रबोध मजूमदार होने की एक मेज पर बैठ जाते थे, और वहाँ ये सारे लोग आते थे, और वहीं से विचारों का आदान प्रदान। बाद में 75 में ही मुद्रा राक्षस भी दिल्ली से अपनी आकाशवाणी की नौकरी छोड़ करके लखनऊ में आ गए। वो भी इस मंडली से जुड़ गए। उस समय एक और हिंदी के लेखक वीर राजा हुआ करते थे, जिनका वहीं हजरतगंज में कॉफी हाउस के पास में ही एक रेस्टोरेंट था, उसको वो चलाते थे। वो भी कहानीकार थे। तो वो कुंवर नारायण के अलावा कृष्ण नारायण कक्कड़ थे, आलोचक, पेंटर, लेखक। तो इस तरह के बहुत सारे लोग, जो नाम मुझे अभी याद आ रहे हैं, और बहुत सारे पत्रकार, और कुछ हमारे तरह के नए लोग उसमें जुड़ रहे थे। विनय श्रीकर थे, और साथ साथ उसी समय लगभग हम लोगों ने इप्टा को भी बनाने का काम शुरू कर दिया। और मुझे एक तरह से ये भार दिया गया कि आप ये इप्टा को संभालें। तो लखनऊ में इप्टा की गतिविधियों का, नुक्कड़ नाटकों का, और ये काम मैंने शुरू किया। और चूंकि मैं ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में था, मजदूर आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो मैं वहां से समय निकाल करके इन लोगों के बीच में रहता था। और बहुत गतिविधियां प्रगतिशील लेखक संघ के माध्यम से और इप्टा के माध्यम से उस दौर में हुई, जिसमें सक्रिय उपस्थिति इन सारे लोगों की होती थी। एक और बुजुर्ग कथाकार थे, गंगा प्रसाद मिश्र, जो प्रेमचंद के समय में मौजूद थे। तो वो भी थे। इस तरह के बहुत सारे लोग, कुछ नाम हो सकता है मेरे जहन से उतर रहे हों, लेकिन ये सारे लोग लगभग हर दूसरे तीसरे दिन, और कुछ लोग तो प्रतिदिन मिलते थे, और कोई ना कोई रूपरेखा बनती थी, संगोष्ठियां होती थी। बाद में जब यहाँ अमृत प्रभात खुला, तो उसमें मंगलेश डबराल,
और मोहन थपलियाल, अजय सिंह और इस तरह के बहुत सारे लोग उसमें आए। और यहीं पर स्वतंत्र भारत में नवीन जोशी जो बाद में संपादक बने हिंदुस्तान के, और ये लोग भी थे। तो इस तरह से एक बहुत ऐसा वातावरण था सक्रियता का और रचनात्मकता का कि एक होड़ होती थी। और शुरुआत में नवोदित रचनाकारों को बड़े रचनाकारों के साथ कहानी पाठ का, कविता पाठ का, इस तरह के आयोजन होते थे। उसी बीच में विनोद दास, जाने माने कवि, अनुवादक, वो भी लखनऊ आ गए बाद में। उसी के थोड़े दिनों के बाद तद्भव के संपादक, जाने माने कथाकार अखिलेश भी लखनऊ में आ बसे। तो ये सारी एक मंडली हुआ करती थी, और संगठन के भीतर भी और संगठन के बाहर भी एक केंद्रीय भूमिका इन सारे लोगों की रहा करती थी। बाद में इसमें और बढ़ोतरी होती गई, बाद में बहुत सारे नाम हैं जो बाद में जुड़ते गए, लेकिन शुरुआती दिनों के बात मैं बता रहा हूँ। और उसमें एक बहुत सक्रिय भूमिका नरेश सक्सेना की भी उस समय हुआ करती थी। वो, उनकी पत्नी विजय नरेश जो संगीत नाटक अकादमी में थी, तो वो भी हम लोगों के एक उनके साथ एक पारिवारिक हमारा रिश्ता था। मेरी पत्नी भी रंगकर्मी थी। तो इस नाते एक बहुत गहरा जुड़ाव उनके परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ हम लोगों का रहा। और विजय नरेश जी से भी लगातार एक संवाद कला और साहित्य और संस्कृति पर हम लोगों का लगातार चलता रहता था। नरेश जी बीच बीच में कहीं कहीं उनका ट्रांसफर भी हुआ। वो उन्नाव में रहे, रायबरेली में रहे, कुछ दूसरी जगहों पर रहे। लेकिन एक और बात उनकी थी कि वो जैसे रायबरेली में जब वो गए, तो रायबरेली में उन्होंने पहल करके वहां इप्टा की स्थापना कराई। तो इसके तरह के बहुत सारे मेरे पास यादें हैं उनको लेकर के। वो हमारी तमाम इप्टा के सम्मेलनों में, रायबरेली में प्रांतीय सम्मेलन हुआ, उसमें उनकी सक्रिय हिस्सेदारी थी। उरई में प्रांतीय सम्मेलन हुआ, उसमें उनकी सक्रिय हिस्सेदारी थी। लखनऊ में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ बहुत बड़ा, जिसमें करीब 1,500 लोगों ने हिस्सेदारी की, उसमें उनकी सक्रिय हिस्सेदारी रही। और इस तरह से बहुत सारे आयोजनों में वो सक्रिय रूप से हम लोगों का उत्साहवर्धन करते रहे। और साथ में उनकी कविता की यात्रा भी चल रही थी। मुझे याद है कि प्रयोजन में बहुत हट करके मैंने और वीरेंद्र यादव ने उनसे कविताएं ली थी और प्रयोजन में छापी थी। और इसका जिक्र उन्होंने अपने कविता संग्रह में किया भी है, जो 2001 में आया। यानी लगभग 60 की उम्र पार करने के बाद 62 में उनका पहला कविता संग्रह आया। और वो भी तब जब उनको पहल का पुरस्कार मिल चुका था और कोई कविता संग्रह नहीं था उनके पास। तो बहुत हम लोगों ने इस पर हट किया और कविताएं छांटी बीनी उनके साथ। और उसका उन्होंने एक तरह से उल्लेख भी किया है। वो पहली प्रति उनकी मेरे पास सुरक्षित है, जिसमें मैं उनसे 13 साल छोटा हूँ, लेकिन मेरा नाटक रामलीला तब तक छपकर आ चुका था। तो उन्होंने उसमें लिखा ही कि रामलीला के लेखक और इन कविताओं को इस संकलन तक पहुंचाने में जो अदृश्य हाथ रहे हैं, उनमें से एक राकेश को और वेदा जी को सस्नेह और सादर। ये 25/10/2001 को, यानी उसी वर्ष जैसे ही ताजा ताजा उनका ये संग्रह आया था, ये किताब उन्होंने मुझे भेंट की थी। और इसकी भूमिका में भी कविता जो है उनकी पानी, जो मुझे मेरी बहुत पसंदीदा कविता रही है, जिसको मैंने हजारों जगह पर सुनाया है, क्योंकि वो कविता अद्भुत कविता है कि बहते पानी ने पत्थरों पर तमाम निशान छोड़े हैं, अजीब बात है पत्थरों ने पानी पर कोई निशान नहीं छोड़ा। अभी 4 पंक्तियों की कविता ये पूरे इतिहास को एक तरह से परिभाषित करती है, पूरी मानव जीवन की यात्रा को एक तरह से परिभाषित करती है। तो ये 4 पंक्तियों में इस तरह से कोई कवि अगर कोई बात कह देता है, ये तो एक बहुत अनूठी बात है। और यही अनूठी शैली के कारण वो कविता के संसार में बहुत लोकप्रिय हुए।
बहुत छोटी छोटी कविताएं उनकी बहुत लोकप्रिय हुई। और हम लोग उनको उनका आसानी से जगह जगह पर उद्धरण करते हैं। मैं चूंकि ट्रेड यूनियन आंदोलन में जुड़ा रहा, और ये बहुत सामान्य लोग, हजारों लोगों के बीच में जब मैं ये कविता सुनाता था, तो उसका बहुत सकारात्मक इस प्रभाव को, आमतौर पर लोग कहते हैं कि कविता लोगों के बीच में ग्राह्य नहीं होती, लेकिन इस तरह की कविताएं तमाम लोगों के बीच में ग्राह्य होती हैं। उन लोग उनको ग्रहण करते हैं। जरूरत इस बात की है कि उन तक कविताएं पहुंचाई जाए। तो इस काम में भी उनकी कविताएं हमारी मददगार रही हैं। दूसरी भी किताबें, दीमकें चाट जाती हैं, सारी किताब किताब दीमकों को पढ़ना नहीं आता। तो ये उनकी कविताएं हैं जिनकी ये ताकत है कि सिर्फ किताब का पढ़ना, या किताब बहुत सारे लोग अपनी अलमारियों में सजा लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, तो दीमकें चाट जाती हैं। पूरी किताब दीमकों को पढ़ना नहीं आता। तो पढ़ना जो है वो अपने आप में, एक समय में अमृतलाल नागर इस बात को कहा करते थे जब हम लोग से मुलाकातें होती थी, हम लोग नौजवान थे, कि वो कहते थे कि कभी नहीं कहा जाता, किसी से पूछा जाता है कि क्या लिख रहे हो, क्या पढ़ लिख रहे हो। और दूसरी मैं बात, वो तो बहुत सारी बातें हैं याद याद में, कि नरेश जी की याददाश्त इतनी अद्भुत है कि वो पूरा का पूरा नाटक, अपना कविताएं तो उनको जवानी याद रहती ही हैं, अपनी सारी कविताएं। लगभग मैं समझता हूँ कि जितनी कविताएं उन्होंने लिखी होंगी, वो उनको सोते से भी जगा दो तो वो कहो कि ये कविता पढ़ दो, तो वो कविता उसको सुना देंगे। आमतौर पर कविता कवि जो है अपनी कविताएं बिना देखे नहीं सुना सकते। लेकिन वो सिर्फ कविताएं नहीं, एक बार हम लोग कॉफी हाउस में थे और पता लगा कि कमलेश्वर आए हुए हैं और उनको एयरपोर्ट से लाना था। नरेश जी तब यहीं जल निगम में इंजीनियर थे। मुझे याद है कि वो ये हुआ कि आ, उनको लेने हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो जीप से लेकर के उनको आ रहे थे। रास्ते में कोई 40-45 मिनट लगा होगा, और रास्ते में नरेश जी ने उनसे कहा, बाद में कमलेश्वर ने वहां पे बताया कि नरेश जी ने तो इस पूरी अवधि में जीप चलाते चलाते पूरा अपना नाटक सुना दिया। तो उनका नाटक जीप चलाते चलाते कैसे सुना दिया? तो पता लगा कि पूरा मुजवानी उन्होंने वो नाटक उनको सुना दिया। और मतलब ये बहुत चमत्कृत करने वाली बात थी। बहुत हाँ, सब लोग अचंभित हुए, लेकिन हम लोग जानते थे कि वो सिर्फ कविता ही नहीं, अपने जो भी उनकी रचनाशीलता है उसको वो सिर्फ लिखते ही नहीं है, बल्कि उसको अपने दिमाग में कहीं उनके दर्ज रहता है कि क्या उन्होंने लिखा है। तो ये एक बहुत अनूठी बात है उनके साथ। और बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, लंबी बात अ, होगी। बहरहाल, ये शुरुआती दौर के प्रसंग हैं। आगे आप चर्चा करेंगे तो आगे बढ़ेगी बात। जी। और देखिए, क्या सुखद है कि नरेश सक्सेना जी स्वयं जुड़े हुए हैं और उनकी प्रतिक्रिया आ रही है। वाह, क्या बात है। नमस्कार राकेश जी। नरेश जी को बहुत और बहुत प्रणाम है, नमस्कार है। और एक दूसरी बात भी है कि नरेश जी उम्र में 13 साल बहुत हमसे बड़े जरूर हैं, लेकिन वो बड़े और छोटे का कोई हम लोगों के बीच इस तरह का संबंध कभी उन्होंने बनने नहीं दिया कि वो बड़े हैं। बड़े वो अपनी रचना कर्म में हैं, लेकिन आयु का उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया। आज भी हम समझते हैं कि शायद 2-4 साल बड़े होंगे तो होंगे, वो कोई उम्र का फर्क माना नहीं जाता। ऐसा ही लगता है कि अपने साथी हैं, और उनसे लड़ लेना, भिड़ लेना, ये सब काम भी हम लोग करते रहे हैं। ये सिर्फ इतना ही नहीं कि जैसे दोस्तों में होता है, और बड़े होते हैं भाई, उनसे थोड़ा आदर के साथ हम लोग रहते हैं, लेकिन उनसे हम लोग किसी भी बात पे भिड़ंत भी कर सकते हैं, ये लिबर्टी ले सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और वो सुन करके हंसेंगे। और उनकी हंसी तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि वो जी जब हंसते हैं तो इतना खुलकर हंसते हैं कि बहुत देर तक हंसते ही रहते हैं, हंसते ही रहते हैं। और वो हंसना जो है, वो अपने आप में उनके व्यक्तित्व को बयान करता है कि एक कैसा निश्चल व्यक्ति है जो क्योंकि हंसी बहुत कुछ कह जाती है किसी जी। व्यक्ति की।
और कोई व्यक्ति बिना निश्चल हुए इतना नहीं हंस हंस सकता है। तो वो हंसते हैं तो हंसते ही रहते हैं, और बात बात पर हंसते हैं। कोई बात उनको अच्छी लग जाती है तो फोन पर भी कम से कम प्रतिक्रिया देने में एक आध मिनट तो वो हंसते ही रहते हैं कि अरे वाह भाई वाह। तो जी, वो वाली वाह से उनसे उनकी हंसी याद आ जाती है अपने आप। उस हंसी जी की अनुगूंज देर तक हम लोगों के मानस में बनी रहती है। बिल्कुल निश्चय बिल्कुल। ही। जी। और जी साथियों, तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं, बाल कीर्ति, डॉक्टर कविता व्यास, पद्मा त्रिपाठी और कई मित्रगण। मैं अभी नाम लूंगा सभी के, क्योंकि आज मोबाइल से कर रहा हूं, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अभी जिस भूमिका की बात राकेश जी ने की, नरेश सक्सेना जी के पहले कविता संग्रह समुद्र पर हो रही है बारिश की, तो मैं उन पंक्तियों को पढ़ लूं। कवि की भूमिका में वो पंक्तियां किस तरह से आती हैं। वो लिखते हैं, उन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं, तो मैं उसे शुरू से ही पढ़ता हूं। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, संजय चतुर्वेदी, अशोक वाजपेयी, आग्नेय, राजेश जोशी, विजय कुमार, गिरिराज किशोर, भगवत रावत, विष्णु खरे, परमानंद श्रीवास्तव, सुदीप बैनर्जी, विजेंद्र, लीलाधर मंडलोई, मंगलेश डवराल जैसे मित्रों की एक असमाप्त सूची है। क्योंकि इस संग्रह के प्रकाशन को लेकर जो उदासीनता का भाव उनमें रहा, या वे और कई दूसरे कामों में व्यस्त रहे, कविताएं लिखते रहे, उन्हें संग्रह में लाने के लिए उतनी खुद व्यक्तिगत स्तर पर बहुत कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं था। तब ये तमाम मित्रगण और रचनाकार लोग उनके साथ आए और फिर यह संग्रह आया। तो उसी की एक जो सूची है वो नरेश जी बतला रहे हैं। आगे लिखते हैं, हर कविता के साथ कोई न कोई नाम है जिसके अनुरोध, दबाव और जिद में वह कविता पूरी हुई और छपी। और आगे नरेश जी लिखते हैं, जैसे ईंटे पर बीरेन डंगवाल और मोहन थपलियाल का, देखता हूं अंधेरे में अंधेरा पर अखिलेश का, कौवे पर शानी का, धारा और पानी पर राकेश और वीरेंद्र यादव का, जिंदा लोग और हिस्सा पर कमला प्रसाद का, धातुएं पर विजय राय का और कंक्रीट पर राजेश जोशी का, ज्ञान रंजन, विनोद कुमार शुक्ल और मंगलेश डवराल का नाम तो कितनी ही कविताओं पर है। तो ये भूमिका पढ़ने का मित्रों उद्देश्य यह है कि एक कवि कैसे अपने मित्रों के लिए, अपने समाज के लिए कविताएं लिखता है, उन्हें ही समर्पित करता है, अपनी कविताओं को उनके नाम दर्ज कर देता है, और वह संग्रह भी एक सामूहिक प्रयत्न का प्रतिफलन हो जाता है। तो कुछ और आगे इस बातचीत को बढ़ाएं राकेश जी, और कुछ और ऐसी घटनाएं, कुछ और ऐसे प्रसंग हमसे साझा करें तो अच्छा हो, राकेश जी। देखिए, प्रसंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन दो तीन बातें मैं नरेश जी के कविता को लेकर के कहना चाहता हूँ। कि एक तो नरेश जी की जो कविता है और उसका उन्होंने बहुत समय समय पर उसकी बहुत व्याख्या की है। कि जैसे कविताओं में ये ठीक है कि वो जो हमारी नई कविता है या जो समकालीन कविता है वो अतुकांत है और उसकी एक लंबी परंपरा है। और वो परंपरा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में उस तरह की परंपरा का जन्म हुआ जब कविता का छंद टूटा। लेकिन कविता की लय को पकड़ने का काम, क्योंकि नरेश जी की एक भी कविता ऐसी नहीं होती जिसमें लय ना हो। और इस लय की साधना ही किसी बड़े कवि का काम है। क्योंकि कोई विचार जो है, अगर वो लय लय विहीन हो तो वो विचार तो हो सकता है, वो हो सकता है कि वो कोई बड़ा दार्शनिक पक्ष भी उसमें हो,
हो सकता है उसमें कोई सामाजिक चिंतन भी हो, लेकिन अगर उसमें लय नहीं है तो वो कविता नहीं बन पाएगी। ऐसा मेरा मानना है, और मैं समझता हूँ कि नरेश जी भी इसी लय को बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि किसी ने पूरी तरह उसको साध लिया हो, तो वो नरेश जी ने लय को साधा। और विचार तो उनके यहाँ हर कविता में है ही है। ये नहीं है कि और कवियों के यहाँ विचार नहीं है, लेकिन नरेश जी के यहाँ लय कभी आपको टूटती हुई नहीं मिलेगी। और उसका कारण है कि उनकी इस लयात्मकता के पीछे संगीत से उनका एक गहरा रिश्ता है। वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। हम लोगों ने कई कई बार उनकी बांसुरी सुनी है। हमारे सम्मेलनों में उन्होंने बांसुरी बजाई है, हमारे तमाम समारोहों में उन्होंने बांसुरी बजाई है, माउथ ऑर्गन बजाया है। तो लय पर उनकी गहरी पकड़ है, एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि वो जिस अनुशासन से आए, वो एक विज्ञान के अनुशासन से आए। अब आमतौर पर यह माना जाता है कि विज्ञान का और कविता का क्या रिश्ता हो सकता है, लेकिन आप नरेश जी की कविताओं में देखेंगे तो कविता में विज्ञान किस तरह से प्रवेश करता है। सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो है ही उनके यहाँ, लेकिन विज्ञान सच कैसे प्रवेश करता है और विज्ञान का उपयोग कविता में कैसे होता है, इसकी तमाम कविताएं आपको मिल जाएंगी। जैसे उनकी एक कविता है कंक्रीट। अब वो कंक्रीट जो है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कंक्रीट में पानी और वो सारी कविता जो है वो आपस में सटकर फूटी कलियां एक दूसरे के खिलने के लिए जगह छोड़ देती है। जगह छोड़ देती है गिट्टियां, आपस में चाहे जितना सटें, अपने बीच अपने बराबर जगह खाली छोड़ देती हैं, जिसमें भरी जाती है रेत। और रेत के कण भी एक दूसरे को चाहे जितना भींचें, जितनी जगह खुद घेरते हैं उतनी ही अपने बीच खाली छोड़ देते हैं, इसमें भरी जाती है सीमेंट। सीमेंट कितनी महीन और आपस में कितनी सटी हुई, लेकिन उसमें भी होती हैं खाली जगहें जिनमें समाता है पानी, और पानी में भी खैर छोड़िए। इस तरह कथा कंक्रीट की बताती है रिश्तों की ताकत में अपने बीच खाली जगह छोड़ने की अहमियत के बारे में। अब ये जो कविता है, देखिए ये पूरा विज्ञान है, जो एक तरह से बिल्डिंग साइंस का जो विज्ञान है, लेकिन कंक्रीट और सीमेंट से होती हुई, लेकिन फिर वो कैसे इंसानी रिश्तों को परिभाषित करती है। उसमें कितने स्पेस की जरूरत होती है किसी दो लोगों, किसी रिश्तों के बीच में, और जिन रिश्तों में वो स्पेस कितना भी निकटतम रिश्ता हो, अगर वो स्पेस का सम्मान करना, स्पेस को की समझ पैदा करना, यही रिश्ते को एक तरीके से उसमें थोड़ी जगह छोड़ना, यही रिश्ते को मजबूत बनाता है। और उसमें सिर्फ प्यार ही प्यार नहीं हो सकता, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, उसमें तकरार भी होगी, उसमें बहुत सारी असहमतियां होंगी। और आज जिस तरह से हमारे पूरे मानस में असहमतियों का एक तरीके से स्पेस ही खत्म किया जा रहा है, तो ऐसे समय में जहां स्पेस की जरूरत एक कविता बताती है, तो वो सिर्फ एक रिश्तों की नहीं बताती है, बल्कि समाज के उसका भी प्रतिबिंबन करती है जिसमें इस तरह के स्पेस समाप्त किए जा रहे हैं। तो इस तरह से वो एक एक धरातल से चलती हुई कविता एक बड़े व्यापक आयाम को पकड़ती है। इस तरह की उनकी बहुत सारी कविताएं जो एक तरह से विज्ञान को सीधे सीधे अपने उसमें लाती हैं। ये आपको बहुत सारी मुक्तिबोध के कविताओं में मिलेगा, और जिसका मैं समझता हूं कि कहीं नरेश जी ने इसका उल्लेख भी किया कि मुक्तिबोध किस तरह से विज्ञान को देखते थे और विज्ञान को कविताओं में लेकर के आते थे। तो ऐसे उनके बहुत सारे प्रसंग हैं जिनसे वो ये बात बताते चलते हैं कविताओं के। और दूसरी बात यह है कि उसी के साथ एक तरफ विज्ञान, एक तरफ सामाजिक विज्ञान, एक तरफ इंसानी रिश्ते, प्रेम, शिशु, और तमाम इस तरह की उनकी कविताएं हैं। शिशु, भाषा
को लेकर के, भाषा के बारे में तो उनका उनका जो उनकी जो चिंता है वो समय समय पर हम लोग, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी संगोष्ठी नहीं रही होगी जिसमें भाषा को लेकर के उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त न की हो। क्योंकि वो कहते हैं कि जब भाषा ही नहीं, कहते हैं कि भाषा ही नहीं जब बची रहेगी तो कोई कविता, साहित्य या किसी भी तरह की संस्कृति किस तरह से बची रह सकती है। तो भाषा को लेकर के उनकी चिंता है। साथ साथ में इन सारे विषयों के अलावा वो पर्यावरण पर भी अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वृक्षों पर। उन्होंने उसको लेकर के एक फिल्म भी बनाई। अपनी कविता, एक उनकी कविता उसमें एक तरह से उसमें आती है, जैसे ये कि है कि एक वृक्ष भी बचा रहे, अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ, एक वृक्ष जाएगा अपनी गौरैयों गिलहरियों से बिछुड़कर, साथ जाएगा एक वृक्ष, अग्नि में प्रवेश करेगा वही मुझसे पहले, जितनी लकड़ी लगेगी शमशान, इस शमशान की टाल वाला पूछेगा, गरीब से गरीब भी 7 मन तो लेता ही है, लिखता हूं अंतिम इच्छाओं में कि बिजली के दाहगर में हो मेरा संस्कार, ताकि मेरे बाद एक बेटे और एक बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे संसार। तो ये जो वृक्ष बचाने की जो चिंता है, ये जो पर्यावरण बचाने की चिंता, उनकी और भी कई कई कविताओं में ये प्रकट होती है। और कविताएं कविताओं के ऊपर तो बात बहुत लंबी लंबी हो सकती है उनके ऊपर, और उसमें बहुत सारे समर्थ आलोचक हैं जो उस पर अपनी चर्चा परिचर्चा करते रहे हैं। और लगातार नरेश जी की कविताओं पे चर्चा होती रहती है और होती रहेगी भी अनंत काल तक। जब तक पृथ्वी पर पर्यावरण, वृक्ष, ये सब बचा रहेगा तो कविता भी बची रहेगी और नरेश जी की कविता भी उसमें बची रहेगी। तो मैं समझता हूँ ये तो कविता को लेकर के बात है। दूसरी बात, जैसा मैंने बताया कि वो कविता में ये तो है ही है, लेकिन कई उनकी कविताओं में वो छोटी कविताएं हैं, लेकिन उसमें गजब की नाटकीयता है, क्योंकि नाटक से भी उनका गहरा रिश्ता है। मतलब वो अगर कविताओं को, हम लोगों ने उसका एक तरह से कवि प्रदर्शन किया था, तो हम लोगों को ये समझ में आया कि वो जो है किस तरह से उनमें एक अद्भुत नाटकीयता है। तो वो कविताएं भी जो छोटी कविताएं हैं, अब जैसे घास है, वही जो घोड़े की नसों में खून बनकर दौड़ती है, जो गाय के थनों में दूध बनकर फूटती है, वही जो बिछी रहती है धरती पर और कुचली जाती रहती है लगातार, ये अचानक एक दिन महल की मीनारों और किले की दीवारों पर शान से खड़ी हो जाती है, उन्हें ध्वस्त करने की शुरुआत करती हूँ। अब ये दृश्य जो है, तो घोड़ों, मतलब इस पे एक फिल्मांकन किया जाए, इस पे एक नाटक बनाया जाए, तो नाटककार के लिए भी चुनौती होगी, नाट्य निर्देशन करने वाले के लिए चुनौती होगी, फिल्मकार के लिए चुनौती होगी। कविता बहुत छोटी है लेकिन इसका विधान इतना लंबा है कि घोड़े की नसों में खून बनकर दौड़ती है, गाय के थनों में दूध बनकर फूटती है और बिछी रहती है धरती पर। अब धरती पे जो घास का वितान है वो कितना लंबा वितान है, और कुचली जाती रहती है लगातार। अब कुचली जाती रहती है लगातार में एक पूरी एक ऐतिहासिक दृष्टि भी है कि घास से क्या सिंबल बनते हैं। तो इस तरह से वो एक कविता में बहुत मामूली बात कहते हुए वो एक बड़ी चीजों को उद्घाटित करते चलते हैं। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती, नदी नहीं पार होती नदी में धंसे बिना, वगैरह वगैरह, इस तरह से। तो ये पुल और नदी का जो रिश्ता है और नदी पार करने का जो रिश्ता है, तो कविताओं में इस तरह के सिर्फ वो प्रयोग को लेकर के प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वो जीवन में एक तरह से धंस करके और तब कविता में उतरते हैं। कि जैसे नदी में उतर करके कविता में उतरना और नदी में उतरे बिना कविता में उतरना। तो पुल पार करते रहिए, रोज हम लोग पुल पार करते हैं लेकिन फिर नदी की तरफ देखते नहीं। पुल पार कर लिया तो नदी नदी कहाँ है कहाँ नहीं है इससे कोई मतलब नहीं रह जाता, लेकिन पुल पार करते हुए नदी कहाँ है ये उनकी चिंता का विषय होता है। उनकी चिंता का विषय होता है नदी को कितना भी आप समेटने की कोशिश करें, उसके चारों तरफ बांध बना दें, लेकिन नदी को बहने बहने का जो उसका स्वभाव है, उसको जब रोका जाएगा तो उसके प्रभाव क्या होंगे।
प्रकृति को जिस तरह से रौंदा रौंदा गया है, प्रकृति को जिस तरह से रोका गया है, ये सब उनकी चिंता के विषय हैं, जिसको हम आज झेल रहे हैं। मैं भी आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो उस जो प्रकृति का दुष्प्रभाव है उसके जबड़े में हूं, क्योंकि ये जो प्रकट हुआ है एकाएक वायरस, ये क्यों हो गया? ये इसीलिए हो गया कि हमने प्रकृति के साथ इस तरह का एक अनाचार किया है। तो ये कोई प्रकृति को किसी न किसी प्रकार से उस तरह से प्रकट करती है। तो एक विकास का ये जो मॉडल है उसको भी वो लगातार चुनौती देते चलते हैं तमाम बार। कई कविताओं में वो इस तरह की बात करते हैं। तो ये उनकी कविताओं की ताकत है, और इस ताकत के साथ उनकी कविताओं को वो अपनी कविताएं खुद जिस तरीके से पढ़ते हैं, पढ़ते ही हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग भी मैदान में उनकी कविताओं को लेकर के अपनी दिमाग में, अपनी जेबों में उनकी कविताएं लेकर के चलते हैं और जगह जगह उन कविताओं का पाठ करते हैं। तो इस तरह से वो कविता, उनकी कविता के माध्यम से उस पूरे विचार को हम एक तरह से विस्तार देते हैं। और ये प्रक्रिया है जो चल रही है। हमारे साथियों ने, अब वो नहीं है, लेकिन जब हम लोगों ने बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से अर्ली 90s में लखनऊ में स्वप्न मरता नहीं के नाम से इस तरह की कविताओं के गायन की एक प्रक्रिया शुरू की थी, तो नरेश जी ने बहुत करीब से उस प्रक्रिया को हमारा प्रोत्साहन किया। हमारे एक साथी जो हमारे बीच नहीं है, रवि नागर, और उनके साथ दूसरे संगीत के ही साथी अखिलेश दीक्षित, इन लोगों ने मिलकर के, मेरी पत्नी वेदा राकेश, और एक समय विजय जी ने भी, विजय नरेश ने भी, हमारा एक कार्यक्रम राग कबीर हुआ था, तो उसमें, और विजय जी खुद भी बहुत अच्छी गायिका थी, बहुत रेडियो की अप्रूव्ड आर्टिस्ट थी और बड़ी गायिका थी, छोटी मोटी गायिका नहीं थी। तो उन्होंने भी बहुत बार उसमें हिस्सेदारी की, और नरेश जी लगातार हम लोगों के साथ इस यात्रा में हमारे सहयात्री रहे हैं, और अभी भी वो एक तरह से हमारे साथ, और तमाम आंदोलनों में भी, तमाम जो सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा जो जिस तरह के भी आंदोलन तमाम सवालों के ऊपर खड़े होते रहे, उनमें उनकी हमेशा सक्रिय भूमिका रहती आई है। और अभी भी वो इस अभी पिछले ही सितंबर में, 28 सितंबर को हम लोगों ने भगत सिंह का वो मनाया था, तो उसमें वो पहुंचे थे, और सैकड़ों लोग भगत सिंह की जयंती के दिन निकले थे, और वो भी हमारे साथ थे। तो इस तरह के तमाम आयोजनों में वो हमारे साथ रहते आए हैं और हमारी अगुवाई करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और करते ही रहेंगे लंबे समय तक। तो ये कुछ बातें हैं, और बाकी तो जैसे मैंने बताया कि बहुत साल पहले, अब वो साल तो मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से अर्ली 80s में एक वर्कशॉप हुई थी। भानु भारती ने वो एक कार्यशाला की थी नाटक की, तो उसमें, उस कार्यशाला में उन्होंने हिस्सेदारी की थी, और शायद जहां तक मुझे याद है कि वो ब्रिजमोहन शाह का एक नाटक था त्रिशंकु, उसमें उन्होंने अभिनय भी किया था। और इस तरह से एक और उनका बहुत पॉपुलर नाटक झांसी की रानी पे, एक हती मनु, वो बहुत हजारों लोगों के बीच में खेला गया वहां पे झांसी में और दूसरी तमाम जगहों पर। और एक और उनका नाटक था, उसका नाम मैं अभी इस वक्त भूल रहा हूँ, वो भी कई बार खेला गया। तो इस तरह से नाटकों में भी वो सक्रिय रहे हैं, और हम लोगों के साथ इस नाटक की यात्रा में भी उनकी सहभागिता लगातार रही। जी, बहुत ही रोचक और उल्लेखनीय बातचीत हुई राकेश जी के सौजन्य से। और मित्रों, इस तरह के एकाग्र का उद्देश्य भी यही है कि हम किस तरह एक शख्सियत के बहाने पूरे लोक को, पूरी संस्कृति को, कला साहित्य को समझ सके।
उसके विविध आयाम आ सके। और हर वक्ता अपनी ओर से यही कोशिश करते हैं कि वह काल, वह अवधि, वह सक्रियता किस तरह जीवंत हो सके। राकेश जी के इस उद्बोधन में, इस संवाद में भी हम उनके साथ उस समय में पहुंच रहे हैं। राकेश जी ने अभी नरेश सक्सेना जी के साहित्य, खास तौर से कविताओं का रंगमंच के साथ जुड़ाव पर कई काम किए हैं, कई पोस्टर बने और जिसकी चर्चा की। कुछ ऐसे अनुभव जब आप उन कविताओं को लेकर, साहित्य को लेकर लोगों तक पहुंचते हैं रंगमंच के माध्यम से या किसी आंदोलन के माध्यम से, तो ऐसा कोई प्रसंग याद आ रहा हो जो अभी अगर उसकी चर्चा कर सकें, कोई ऐसी घटना याद आ रही हो राकेश जी कि जन सामान्य के बीच, या जिनका संबंध साहित्य से नहीं है, जिनका संबंध आंदोलन से है, वो साहित्य को किस रूप में देखते हैं, या उनके लिए नरेश सक्सेना जी की कविताओं का कैसा महत्व है। कोई ऐसी बातचीत कई बार हमें लोगों के बीच रहते हुए अनुभव होते हैं, तो ऐसी कोई बात याद आ रही हो। देखिए, ये ऐसी बातें तो कई बार हुई है। जैसे मैंने बताया कि हम लोग बहुत बार यात्राओं में निकले हैं, और यात्राओं में हम लोगों ने 1989 में लखनऊ से अयोध्या तक की यात्रा की, जो कैफी आजमी के नेतृत्व में थी। हम लोगों ने 1993 में अ, यात्रा की पतचीन कबीर, जो बनारस से मगहर तक चली 8 दिन तक। उसमें कैफी आजमी, शौकत आजमी और मुद्रा राक्षस, रूपरेखा वर्मा, वीरेंद्र यादव और मुझ समेत हमारे इप्टा के बहुत सारे साथी, जितेंद्र वंशी, तमाम लोग उस यात्रा में 8 दिन तक गांव गांव चलते हुए मगहर तक पहुंचे थे, उस रास्ते से जिसमें कि किसी जमाने में 600 साल पहले कबीर बनारस से मगहर गए थे। तो तमाम पड़ावों पर हम लोग कविता पाठ, कविता पोस्टर, हमारा एक साथी पंकज निगम, जो दिल्ली में है, बड़ा चित्रकार है, और यहाँ लखनऊ आर्ट कॉलेज का उस जमाने में स्टूडेंट था। उसने बहुत सारे कविता पोस्टर्स बनाए थे। तो हम लोग कविता पोस्टर्स लेकर के जाते थे, और जिसमें तमाम कवियों के अलावा हमारे शहर के भी नरेश सक्सेना, कुंवर नारायण, मंगलेश डबराल, विनोद दास और इन तमाम लोग कवियों की कविताएं, लीला दत्त जगूड़ी और इन तमाम कवियों की कविताएं उसमें रहती थी। तो लोग उन कविताओं, पोस्टर्स को देख करके कविताओं को याद करते थे। कई बार तो मैं, जबकि बार बार, जैसे ये कविता जो मैंने आपको बताई, बहते पानी ने पत्थरों पर तमाम निशान छोड़े हैं, मैंने इसको, मैंने कहा कि कम से कम हजारों बार, मतलब हजारों ही कह सकता हूँ मैं, क्योंकि यात्राओं में सैकड़ों सैकड़ों जगहों पर हम लोग कार्यक्रम करते थे। ये कविता तो मेरी जैसे एक टेक है, कि जैसे इसका शुरू मैं करता था कहीं तो ये कविता सुनाता था, बताता था कि हमारे लखनऊ के हमारे एक साथी नरेश सक्सेना जी की ये कविता है। लेकिन जैसे कहीं किसी आंदोलन में मैं पहुंचा, जो हमको पहले भी सुन चुके हैं, तो वो कहें, अब नरेश जी का नाम उनको मान लीजिए नहीं याद रहा, तो कहें वो पानी पत्थर वाली कविता सुना दी। अब पानी पत्थर वाली कविता तो फिर मैं वो सुनाता था, चार चार लाइनों की। या बहुत सारे लोग उसको फौरन बाद में जब लिख लेते थे ये कविता। तो इस तरह से वो एक ये कविता का एक प्रभाव है कि उसको लोग, सामान्य लोग, जिनका कवि से कोई परिचय नहीं, कविता से कोई परिचय नहीं, लेकिन वो लिख लेते हैं, फिर दूसरे दूसरे लोग उसको सुनाने लगते हैं। ये नरेश जी को भी नहीं पता कि उनकी कविता कौन कौन सुना रहा है आंदोलनों में। तो इस तरह से वो कविता अपनी अपना रास्ता बनाती है। जैसे वो पानी, बहता पानी ने पत्थरों पर निशान छोड़ा है, तो ये कविता भी उसी नदी, बहते पानी की तरह अपना निशान छोड़ती जाती है, तो वो निशान बनाती चलती है। तो कविता भी तो वो बहते पानी की तरह है। तो इसलिए इस बहते पानी की तरह कविता एक बड़ी लंबी व्याख्या की मांग करती है। उस सिर्फ 4 पंक्तियों की कविता पर लंबी व्याख्या की जा सकती है, इतिहास की, समझ की। और ये लंबी व्याख्या, और इसमें कोई व्याख्या न करना, तो ये अपने आप में ये प्रसंग है कि कितने कितने लोग उसको
लेते रहे हैं, कितने कितने लोग उससे प्रभावित होते रहे, प्रेरणा लेते रहे हैं। तो ये सब हम लोगों के जीवन से जुड़े हुए अनुभव हैं, जिसमें हमने उनको, कविता को, लोगों को जीते हुए देखा है। तो इसी तरह से कविता आगे आती है, जिसमें लोग फरमाइश करते हैं कि उसको सुना दीजिए, तो इसको सुनाया जाता है। तो ये उनके प्रसंग हैं। और बाकी तो जैसा मैंने आपको बताया कि नरेश जी कविता, नाटक और संगीत के अलावा फिल्म उन्होंने बनाई। और वो अगर चाहते तो एक और फिल्म की दुनिया में ही चले जाते, लेकिन जैसे कि वो बहुत सारे एक काम करके फिर वो दूसरा काम काफी काफी देर बाद करते हैं। कविता जरूर उन्होंने लगातार उसकी यात्रा रखी। नाटक में जैसे एक नाटक लिखा तो बहुत दिनों के बाद फिर कोई दूसरे का नंबर आया, तो उसमें वो थोड़ा ज्यादा समय लगाते हैं। ये जैसे उनका कहा जाए कि चाहे उदासीनता के कारण या आलस्य के कारण या मतलब जिस भी कारण से ये उनसे, वो मेरा भी वो स्वभाव है, दोनों इस तरह के स्वभाव में मिलते हैं। वो हमको काफी डांटते रहते हैं अक्सर कि तुम अब तुम्हारा दूसरा नाटक आना चाहिए, वैसा आना चाहिए। हमने कहा वो लिखा है, वो पढ़ा है, ऐसे किया है, तो डांटते रहते हैं कि अब निकालो निकालो, ऐसे करो वैसे करो। तो एक उकसाते हैं, लेकिन शायद तो ये काम भी वो करते हैं नए लोगों के साथ। बहुत संवाद हमारे ही साथ नहीं, हम तो उनके थोड़े कम छोटे हैं, उनके बहुत कम उम्र के लोगों के साथ भी उनका एक अ, बहुत अच्छा सार्थक संवाद वो करते हैं। यहाँ हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके साथ उनका बहुत संवाद चलता है, जो उनके साथ अभी एक हमारा साथी, नौजवान साथी है, उसने उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता, वो चंबल एक नदी का नाम है, तो उस पर एक पूरा प्रयोग किया नाटक में। और वो प्रयोग भारतेंदु है, भारतेंदु कश्यप, उसने पूरा एक नाटक बनाया उस पे, और उस नाटक को उसने गांव में जाकर के किया। तो ये काम लोग उनकी कविताओं को लेकर के जगह जगह पर कर रहे हैं, और उनकी कविताएं इस तरह की मांग करती हैं। हम लोग भी सोचेंगे कि कैसे इन कविताओं को उसमें फिर से ढाला जाए। हम लोग का ये प्रयास है। इधर ये रुक गया, नहीं तो हम लोग अभी 2 साल से इस प्रयास में थे कि फिर से अपने स्वप्न मरता नहीं के की पुनरावृत्ति करें, उसका नया संस्करण तैयार करें। लेकिन अब आगे जब करेंगे तो स्वाभाविक रूप से नरेश जी उसका हिस्सा होंगे। जी, बहुत बहुत आभार राकेश जी कि आपने हमारे लिए समय निकाला और एक महत्वपूर्ण रचनाकार पर अपनी बात रखी, अपने अनुभव हमसे साझा की। मित्रों, नरेश सक्सेना जी की कई कविताएं लोगों को याद हैं, कवि को तो खैर याद हैं ही। और नरेश सक्सेना जी इस मामले में भी कुछ विरल गुण के हैं कि उन्हें औरों की भी कई सारी कविताएं याद हैं। और जो बात राकेश जी शुरू में कर रहे थे कि किस तरह उन्हें अपने नाटक जो हैं वे याद हैं, और कमलेश्वर जी को एयरपोर्ट से लाते हुए रास्ते में ही गाड़ी चलाते हुए पूरा नाटक सुना देते हैं। इसकी चर्चा पूर्वा नरेश जी ने भी की और उसके संदर्भ दिए। तो कहने का मतलब यह कि अपनी रचनाओं को इस तरह से जीना कि वे याद हो जाएं, उन तक पहुंचने के लिए किसी डायरी, किसी रजिस्टर, किसी किताब की जरूरत न पड़े। या तो वे कविताएं लोगों को याद हो जाएं या स्वयं रचनाकार को याद हो जाएं। यह एक बड़े लगाव और साधना की ही बात है। कई ऐसी कविताएं हैं उनके संग्रहों में, चाहे वह पहला संग्रह हो या दूसरा, जो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती हैं।
कई कविताओं की यहाँ पर चर्चा भी हुई। मैं उनकी दो कविताएं हैं राकेश जी, लालटेन, लालटेने एक, जी लालटेने दो। जी तो बिल्कुल जिन बिल्कुल। आसपास की वस्तुओं पर, जो हमारे घर के हिस्से हैं, जिनसे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, कस्बे के लोग हों, गांव के लोग हों, या शहरों में भी जब बिजली 24 घंटे नहीं हुआ करती थी, तब लालटेन का क्या महत्व है, इसे हम जानते समझते हैं। और उस पर इतनी प्यारी पंक्तियां लिखना जो है, वो किस तरह जीवन के प्रति जो सहज राग है, सहज भाव है, उसके परिचायक है। मैं उन दोनों ही कविताओं को यहां पर रख रहा हूं। लालटेने एक, सुनिए। रोशनी का नाम लेते ही याद आता है सूरज, याद आती हैं बिजली की बत्तियां और टॉर्चें, लेकिन अंधे तहखानों और जहरीली गैसों से भरे मैन हॉलों में उतारी जाती हैं सिर्फ लालटेनें, जो अक्सर वहां से बुझी और तड़की हुई लौटती हैं, हमें खतरों का पता देती हुई, क्योंकि वहां जाकर लालटेनें बुझ जाती हैं, वहां जाकर आदमी का दम घुट जाता है। तो अब कविता कहां से शुरू होकर कहां चली जाती है। मैन हॉल के अंदर जिस तरह से जहरीली गैसें बसी हुई हैं, वहां पर उनका एक घनत्व है, वह कितनी खतरनाक हो सकती है। और वहां कोई आदमी उतरे उससे पहले लालटेन को उतारा जाता है। और हम जानते हैं देखिए कि ये बात अर्पण जी, ये जी, इस कविता में भी कई आयाम अपने आप निकलते हैं। जहां से बिल्कुल शुरू होती बिल्कुल। है कि रोशनी का नाम लेते ही याद आता है सूरज, और सूरज के सामने लालटेन को रखना एक बात। और देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता मुझे याद आती है। कविता तो इस वक्त मुझे याद नहीं है, लेकिन वो लगभग इस तरह की है कि सूरज जब डूबने लगा तो उसने पूछा कि अब मेरा काम करेगा कौन। तो सभी रह गए मौन, तो एक दीपक ने कहा दीपक उठाकर ने, हाथ। हाँ, जी तो जी, दीपक ने कहा उठाकर हाथ कि अब मैं चलूंगा आपका ये काम यस, लेकर आगे। हैं, तो अब लगभग देखिए वहां, अब ये कैसे जुड़ती है उस संदर्भ के साथ कि लाल सूरज और लालटेन, सूरज और दीपक अपने जमाने में रविन्द्रनाथ टैगोर रखते हैं उसको, यहाँ सूरज और लालटेन लेकर के आते हैं। फिर सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो उस इतिहास यात्रा में आप स्वाभाविक रूप से चले जाते हैं। कविता की अगर आप आपके अंदर कोई सलाहियत है तो आप उस यात्रा तक पहुंचते हैं। फिर वहां से चलते हुए आप खतरों की तरफ जाते हैं। तो ये एक तरह से कविता अपने कई आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है। तो ये इसलिए ये मैंने आपको बीच में टोका कि ये कविता जहां खतरों का तो पता देती है, वहीं ऐतिहासिक संदर्भ का भी पता देती और दूसरी बात यह कि आए दिन हम देखते हैं कि खदानों में श्रमिक दब जाते हैं। और पहले तो यह घटनाएं बहुत हुआ करती थी, और आज भी कोयलांचल में हम ऐसी दुखद घटनाएं देखते हैं। और बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में हम देखते हैं कि मैन हॉल में जहरीली गैसों के घेरे में आकर, उनकी चपेट में आकर हमारे साथीगण, हमारे नागरिक जो है वो अपना अपनी मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। तो इस तरह की घटनाओं के प्रति भी कहीं ना कहीं एक सजग भाव रखने का संदेश है इन ऐसी कविताओं में, जो ये कहती हैं कि वहां जाकर लालटेनें बुझ जाती हैं, वहां जाकर आदमी का दम घुट जाता है। तो मैन हॉल की सफाई किस तरह से की जाए, किसी इंसान की जान नहीं जाए, यह भी एक आवश्यक एक चिंता का विषय है। और उसके लिए हम सभी को, सरकार को, व्यवस्था को, समाज को प्रयत्नशील होने की जरूरत है कि जो लोग उन कार्यों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो खदानों में जाने वाले लोग हों, श्रमिक हों, या फिर मैन होल में उतरने वाले लोग हों, कैसे हम
उनके बचाव को लेकर सक्रिय रहें, और जो भी इसके लिए सुरक्षा के उपाय हो सकते हैं, जिसमें लालटेन की भी अपनी एक उपयोगिता है कि वहां अगर उसको आप नीचे उतारिए और अगर वह तड़क जाती है या बुझ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि वहां जहरीली गैसें ज्यादा हैं, तो पहले किसी इंसान को वहां पर न उतारा जाए या उसे उतारने से पहले सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए। तो इस तरह से जो वैज्ञानिक चेतना की बात है, या विज्ञान का समाज के हित में, लोगों के हित में कैसे उपयोग हो, यह एक बड़ा सरोकार बनता है। विज्ञान का जो अपना एक सामाजिक उसका जो वितान है, और जिसमें वह हम सबके हित में प्रयुक्त हो, इसकी चिंता नरेश सक्सेना जी की कई कविताओं में दिखाई पड़ती है, और ऐसे कई दृश्य बिंब हैं जहां हम ये बातें देखते हैं। इसी चूंकि जब लालटेने कविता की बात हुई है, तो मित्रों इसकी दूसरी कविता भी सुन लेते हैं, इसका दूसरा खंड भी सुन लेते हैं। लालटेने 2, नरेश सक्सेना। बचपन के चेहरों और किताबों की तरफ लौटते हुए वे सबसे पहले मिलती हैं। सियारों के रोने की आवाजों के बीच एक शुभ संकेत की तरह हमारी तरफ आती हुई, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती, भरोसे की तरह सोए हुए घरों में जागती उम्मीद की तरह, देर रात किसी सूने बरामदे में अकेले दिखाई दे जाती, धुआं देती और भभकती हुई। अब जो लोग कस्बों और गांवों से जुड़े हुए लोग हैं, और हम जैसे लोग जो अपने शुरुआती दिनों में गांव में रहे हैं और लालटेन की ही रोशनी में अपनी पढ़ाई पूरी की है और पूरा अपना जीवन जिया है शाम से लेकर सुबह तक, वे कैसे इस कविता से अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो ऐसी कविताएं लिखना जो हमारी अपनी जो देशजता है, जो हमारी जातीयता है, उसका परिचायक हो, उससे एक बड़े वर्ग को जोड़ ले, और एक जो आम लोग हैं जो इन घटनाओं से, इन दृश्यों को जाने समझे हुए लोग हैं, वे कैसे ऐसी कविताओं से स्वयं को जोड़ते चलते हैं। और जो पूरी एक सांस्कृतिक यात्रा है, और लालटेन के माध्यम से उस ग्रामीण कस्बाई जीवन शैली को रूपायित करना, कि दूर से कैसे उसमें उम्मीद की लौ दिख रही है, और सुने बरामदे में सुबह होते होते तक कैसे जो लालटेन के शीशे हैं वे धुओं से भर जाते हैं, कालिक से भर जाते हैं, और उसकी बत्ती भड़कने लगती है। ये तमाम जो दृश्य है वे सहज ही सजीव होकर हमारे सामने आ जाते हैं। हमारी दोस्त बाल कीर्ति कह रही हैं कि विष्णु खरे की भी एक कविता है लालटेन जलाना। विष्णु खरे की यह एक मशहूर कविता है लालटेन जलाना। वे लालटेन जलाने के पूरे उपक्रम को पाठकों के बीच इस तरह से रखते हैं कि वह कविता भी अपने आप में एक अनूठी कविता हो जाती है। और जब लालटेन की बात चली ही है और हमने नरेश सक्सेना जी की लालटेन पर लिखी इन 2 कविताओं को सुना, तो क्यों नहीं विष्णु खरे की वह लंबी कविता लालटेन जलाना का अंतिम अंश सुन ले। राकेश जी, विष्णु खरे लिखते हैं लालटेन जलाना कविता में, मैं उस कविता का अंतिम अंश पढ़ रहा हूं। लेकिन लालटेन के हिलने से या हवा के हल्के से झोंके से भी उसके बुझने का जोखिम है। लिहाजा अच्छे जलाने वाले लालटेन को अपनी पहुंच के पास, लेकिन वहां रखते हैं जहां वह किसी से गिर या बुझ न जाए, और बाती को वहीं तक नीची करते हैं जब तक उसकी लौ सुबह उगते सूरज की तरह लाल और सुखद न दिखाई लगे। जब तक उसकी लौ सुबह उगते सूरज की तरह लाल और सुखद न दिखाई लगे। तो ये कविताएं मित्रों
किस तरह से हमारे समाज और हमारी अपनी जीवन शैली को हमारे बीच पुनर्सृजित करती हैं, चाहे वे विष्णु खरे हों या नरेश सक्सेना हो। यह अपने आप में कविता की, साहित्य की एक उपलब्धि है। और साहित्य या कविता किस तरह अपनी जड़ों तक पहुंचती है, इसे हम समझ सकते हैं। राकेश जी, जी आप आए जी। और आपने अपनी बात रखी, बहुत अच्छा लगा। और अब हम लोग इस संवाद को समाप्त करेंगे। जाते जाते कंक्लूडिंग नोट के रूप में कुछ कहना चाहें तो कृपया कहें, तो राकेश जी। कंक्लूडिंग कुछ नहीं, मुझे एक कविता मैं उनकी पढ़ देता हूँ कंक्लूडिंग उसकी जी तरह। जी अभी दिसंबर बीता है और जनवरी में है हम लोग, और ये पूरा परिदृश्य जिस तरह का है, उसमें उनकी एक कविता है 6 दिसंबर। जी बिल्कुल। वो कविता है, इतिहास के बहुत से भ्रमों में से एक ये भी है कि महमूद गजनबी लौट गया था। इतिहास के बहुत से भ्रमों में से एक ये भी है कि महमूद गजनबी लौट गया था। लौटा नहीं था वो, यही था। सैकड़ों बरस बाद अचानक वो प्रकट हुआ अयोध्या में। सोमनाथ में उसने किया था अल्लाह का काम तमाम। इस बार उसका नारा था जय श्री राम। जी तो अब ये बिल्कुल। कविता अपने आप में बहुत कुछ जी कहती है, इसमें और कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। आज के पूरे परिदृश्य को ये कविता समेटे हुए है। और ये कब लिखी गई थी, 92 93 जब भी लिखी गई थी, लेकिन जी इतने दिनों के बाद भी, 30 साल के बाद, ये कविता उसी तरह से प्रासंगिक है। तो कविताएं और कवि आगे तक देख करके अपना काम करते हैं। और ये वही है कि कविता जिसको गालिब कह गए थे कभी कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। तो वाह। कविता तो आह की तरह है, उसको एक उम्र चाहिए असर होने तक। तो ये नरेश जी की या बहुत सारे इस तरह की कवियों की जो कविताएं हैं, वो उसी तरह की गालिब की आह हैं, जिनको एक उम्र चाहिए असर होने तक। बहुत बहुत शुक्रिया और राकेश जी, आप आए, अच्छा लगा। तमाम मित्रों का हार्दिक धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। जी, जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमारे साथ